देवतुल्य भाइयों, महाशक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 523। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री मनोज शर्मा साहब, जो काफी लंबे समय बाद आए हैं। आपका जो विषय है आज है प्रतिभा परिष्कार युग की मांग। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की पुस्तक है, उसी से अपना आज उद्बोधन रखेंगे। हम आदरणीय मनोज शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों को सादर प्रणाम। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनकी उपस्थिति के लिए। सभी से अनुरोध है कि उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए कमर सीधी करके बैठें और एक बार गायत्री मंत्र सस्वर हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती से सभी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना। आज का विषय, जैसा कि अरविंद भाई साहब ने बताया, प्रतिभा परिष्कार युग की मांग। तो इसके बारे में हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और प्रेजेंटेशन बनाया जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह प्रतिभा क्या है, उसका प्रतिभा का परिष्कार क्यों किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और कौन प्रतिभावान हैं और उनको कैसे प्रतिभावान बनाया जा सकता है। और प्रतिभा संवर्धन हेतु आचार्य श्री ने जो निर्धारित विज्ञान सम्मत कुछ प्रयोग और कुछ उपचार बताए हैं, उनके बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति के दो मजबूत स्तंभों, मनुष्य में दो मजबूत स्तंभों के ऊपर 100 सूत्री युग निर्माण योजना की स्थापना की। दो स्तंभ क्या हैं? वसुधैव कुटुंबकम, एंटायर अर्थ इज माय फैमिली, और आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात एवरी लिविंग बीइंग्स आर माय सोल किंग। इन दोनों मजबूत स्तंभों के ऊपर 100 सूत्री युग निर्माण योजना बनाई, जिसका मिशन और विजन है मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसके लिए गुरुदेव ने जो सूत्र बताए, 100 सूत्री कार्यक्रम दिया और उसको क्रियान्वयन करने के लिए अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 3200 से अधिक पुस्तकों को लिखा। और इन सूत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वह है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण। यानी यदि व्यक्ति, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, यदि वो अपने आप में विकसित हो जाए, वो मनुष्य अपने आप में मनुष्य की तरह भी बन जाए, तो भी हम आगे का कार्यक्रम चला सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए जो गुरुदेव की 3200 से अधिक पुस्तकें हैं, उनमें से एक पुस्तक है युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, जो 2 भागों में लिखी गई है और प्रथम भाग का इंग्लिश रूपांतर भी किया जा चुका है। तो इन्हीं दो पुस्तकों पर आधारित है आज का हमारा चिंतन मनन का, स्वाध्याय का ये कार्यक्रम। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिभा क्या है? व्हाट इज टैलेंट? इसी पुस्तक का एक अंश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। गुरुदेव लिखते हैं कि प्रतिभा त्रिवेणी को कहते हैं, जिसमें शारीरिक ओजस, मानसिक तेजस और अंतराल में सन्निहित वर्चस्व को जगाना, उभारना और प्रखरता संपन्न बनाने के स्तर तक उठाना होता है। संयम सद सके
तो स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है। तो यहाँ पर स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है, अर्थात यहाँ पर गुरुदेव जो है वो शारीरिक बल की बात कर रहे हैं कि शरीर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के स्वस्थ रहने से ही जीवन में अनेक कार्यक्रम आगे बन पाएंगे। उपयुक्त काम का चुनाव करके उसमें अभिरुचि, एकाग्रता और तत्परता का नियोजन। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हुए इसके टैलेंट के, एक तो अभिरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार, एकाग्रता बनाए रखते हुए और तत्परता का नियोजन, प्लानिंग किया जाए तो साधारण कामकाज भी इस अभ्यास के सहारे अधिकाधिक बुद्धिमत्ता और कुशलता प्रदान करते चलते हैं। तो त्रिवेणी क्या है ये? ओजस, तेजस और वर्चस की त्रिवेणी, यानी आत्म विकास के लिए विवेक और कठिनाइयों का सामना करने का साहस। वेस्टर्न लिटरेचर में टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर जितना भी लिटरेचर मिलता है उसके अंदर वो स्किल और टैलेंट में कोई भेद नहीं रखते हैं। स्किल कहते हैं कौशल को और टैलेंट है प्रतिभा। उनके अनुसार टैलेंट एक्वायर किया जा सकता है और स्किल भी एक्वायर की जाती है। तो कौशल हम सीख लेते हैं, परंतु आचार्य श्री के जो साहित्य है उसके अनुसार उन्होंने भी इस बात को माना है कि प्रतिभा किसी पर आसमान से नहीं टपकती, परंतु उसे पुरुषार्थ पूर्वक मनोबल के सहारे अर्जित करना पड़ता है। तो जो भेद है वो कहां पर है कि वो ये मानते हैं कि इसको एक्वायर किया जा सकता है, यानी कि इसको सॉफ्ट स्किल की तरीके से बाहर से लिया जा सकता है, जबकि गुरुदेव कहते हैं कि यह एक आंतरिक मसला है और इसको जो है अंदर से, मनोबल से, आत्मबल से, पुरुषार्थ से और नियोजन से इसको बढ़ाया जा सकता है, उभारा जा सकता है। तो एक्वायर तो किया जा सकता है, एक्विजिशन तो किया जा सकता है, परंतु ये सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल है। इसे हमें सीखना है अपने वो आपको उत्कर्ष बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए और उठाने के लिए। तो मेन जो ग्रेडियंट्स इसमें आते हैं वो हैं मनोबल की प्रचंड शक्ति, ट्रिमेंडस पावर ऑफ मोरल, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मबल, शेड्यूलिंग ऑफ स्पेसिफिकेशंस यानी विशिष्टता का सुनियोजन, ऑस्टेरिटी तपश्चर्या या तेजस्विता, एक्सीलेंस उत्कृष्टता, एडवेंचर साहसिकता और ऑर्डरलीनेस सुव्यवस्था। ये हमारे टैलेंट के, प्रतिभा के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनमें से कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसे हम बाहर से सीख सकते हैं या जिसे हम बाहर से एक्वायर कर सकते हैं या हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे हमें अपने अंदर आत्मबल, मनोबल के द्वारा ऊंचा उठाना होगा और इसको बढ़ाना होगा। कुछ और पुस्तक के अंश इसी भाग 1 से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतः सत्ता में भरे पड़े हैं। उन्हें उभारने, प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण नहीं मिल पाता जिन्हें कषाय कल्मशों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिया गया है। यानी हमने उन्हें अपने ऊपर, अपने अंदर उसको अपनी इच्छा से उन कषाय कल्मशों को ओढ़ा हुआ है। अन्यथा यदि हम उन्हें चाहें तो जब चाहें हटा सकते हैं और अपने आप को उत्कृष्ट और प्रतिभावान बना सकते हैं। प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से, अंतराल को और दुष्ट आचरण से काय कलेवर को बचाए रखने का प्रयत्न किया जाए। बात फिर वहीं पर आती है उपासना, यानी कि सद्विचारों के साथ बैठना, और यह तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं की हथकड़ी बेड़ी से हाथ पैर खुले रहें। अति महत्वाकांक्षा कांक्षी व्यक्ति टैलेंटेड नहीं होता। प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि टैलेंट जो है वो स्किल से इसीलिए डिफरेंट है। स्किल हम बाहर से, कौशल हम बाहर से प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन इसको उभारना है।
इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर अड़े होते हैं। आगे लिखते हैं आचार्य श्री कि प्रतिभा तेजस्विता को कहते हैं। यह चेहरे की चमक या चतुराई नहीं है, वरन मनोबल पर आधारित ऊर्जा है, तपश्चर्या की उपलब्धि है, जो निजी जीवन में संयम साधना और सामाजिक जीवन में परमार्थ परायणता के फलस्वरूप उद्भूत होती है। यानी जब हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर परमार्थ को ही स्वार्थ समझ लेते हैं या मान लेते हैं, तब हम प्रतिभावान कहलाते हैं। तो जो कठिनाइयों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के साधन जुटा सकता है। यानी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधन को जुटा पाना, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसी को हम प्रतिभावान कहते हैं। अब इसी पुस्तक के एक चैप्टर में गुरुदेव लिखते हैं कि सर्च फॉर टैलेंट्स टू जॉइन द क्रूसेड फॉर गोल्डन एरा, प्रतिभावानों की खोज कैसे की जाए। तो लिखते हैं, गुरुदेव बताते हैं कि भाई बायोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली सबकी आकृति एक जैसी दिखाई देती है, सभी के 2 आंख कान नाक मुंह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशियोलॉजिकली बहुत परिवर्तन, बहुत अंतर दिखाई देता है। बायोलॉजिकली समानता होते हुए भी सोशियोलॉजिकली मैन एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है परावलंबी, पैरासाइट, सोशल पैरासाइट। दूसरा प्रकार का मनुष्य है सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल्स, जो अपने स्वार्थ में ही संकीर्णता के दायरे में जीवित हैं। तीसरे हैं बुद्धिवादी लोग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, परंतु ये भी प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन ये इनको आगे के लिए क्या बताया जाता है कि महामानव चौथी प्रकार है। और प्रतिभा परिष्कार को आचार्य श्री जो है वो एक यात्रा के रूप में लेते हैं कि जो किसी व्यक्ति को परावलंबी से महामानव में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन और ए जर्नी ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सेल्फ सोशल पैरासाइट्स और परावलंबी से महामानव सुपर ह्यूमन बनने की इस यात्रा को हम प्रतिभा परिष्कार के रूप में जानते हैं। प्रतिभा परिष्कार क्यों किया जाना चाहिए? व्हाई रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट्स, व्हाई? इसकी दोनों साइड पर हम विचार करेंगे, डार्कर साइड और ब्राइट साइड। तो डार्कर साइड क्या है कि बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसीजेज है, पॉल्यूशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एटॉमिक रेडिएशन, आतंकवाद, वार। अभी हम पिछले कई महीनों से रशिया और यूक्रेन वार के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से जो है युद्ध चला हुआ है। उसके अलावा नेचुरल क्लैमिटीज, फैमाइन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ये सब समस्याएं हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि इन समस्याओं के रहते हुए क्या मानव प्रजाति का पूर्ण विनाश निकट है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ब्राइटर साइड को भी एनालाइज करना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये होगा। तो जो ब्राइटर साइड है, ब्राइटर साइड क्या है कि विज्ञान ने कितनी उन्नति की है, साइंस और टेक्नोलॉजी में एवरेज लिविंग लेवल बहुत बढ़ गया है, इंक्रीजिंग इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन्स टुवर्ड्स साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। नाउ science itself started understanding that spirituality is a science of soul, like physics is a science of matter, spirituality is a science of soul. आत्म विज्ञान है
तो इसको रिलीजन से बिल्कुल अलग तरीके से रख के देखा जाता है, और उस पर भी वैज्ञानिक प्रतिपादन, यानी अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन की वजह से, योग आयुर्वेद में लोगों की रुचि की वजह से, हमारे पूर्वाचार्यों और संतों की, गुरुदेव जैसे महामानवों की जो एनर्जी, ऊर्जा इस वातावरण में व्याप्त है, that is instrumental to protect this planet from the total annihilation. गोल अगर हम देखें तो नेचर, प्रकृति भी इसके पक्ष में नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अभी हम पिछले 2 साल जो कोविड के पीरियड में रहे हैं, कोविड की महामारी के दौरान भी जो अवांछनीय था वही हटा, परंतु पूरी मानव जाति का सर्वनाश नहीं हुआ। तो प्रलय जैसी स्थिति नहीं है, घबराने की स्थिति नहीं है, परंतु स्थिति क्या है कि हमें अपनी उत्कृष्टता को बनाना है, उत्कृष्ट बन सकें, प्रतिभावान बन सकें, कठिनाइयों से जूझ सकें, तो निश्चित रूप से हम महामानव कहलाएंगे। How? Now the next question is refinement of talents. How? तो इसके लिए आचार्य श्री ने 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत है क्षमताओं का अभिवर्धन, ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। तो बात हम यहाँ पर कैपेबिलिटीज की कर रहे हैं, कैपेसिटी की नहीं कर रहे हैं। देखिए कैपेसिटी जो है वो बर्तन की होती है, एक वेसल है उसकी कैपेसिटी होती है, और उसके अंदर एक आयतन के अनुसार उसमें जो द्रव्य हम उसके अंदर डालेंगे तो वो उसके अंदर उसको भर जाएगा। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें उतनी क्वांटिटी के 2 बर्तन लेने पड़ेंगे। परंतु मनुष्य के अंदर जो है उसकी जो क्षमताएं हैं उनका विकास किया जा सकता है, उनको विकसित किया जा सकता है, उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्क्रूपुलस अवॉइडेंस ऑफ लेथार्जी, यानी हमें आलस्य को छोड़ना होगा। रिमेनिंग अलर्ट एंड एजाइल, चुस्त बने रहना होगा। और प्लान्ड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन को एक क्रम में, एक क्रम प्लान, बिल्कुल प्लान्ड वे में हमें जीने की कला आनी चाहिए। जीवन जीने की एक प्लान में एक सुनियोजित तरीके से जीवन को जीना हो। उसके बाद बताते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय, आकर्षक एवं विश्वास स्तर पर विकसित करना। पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट, आचार्य श्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट की बात करते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं कि एडेप्टेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, यानी जीवन जीने का जो स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए, वो मेरे अनुसार होनी चाहिए या एक जो है साधारण स्तर की होनी चाहिए जिससे कि सभी लोग उसको जी सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन दोनों स्वच्छ रहें, तभी हम शारीरिक रूप से सशक्त और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे। शारीरिक रूप से सुदृढ़ और मानसिक रूप से सशक्त कहलाएंगे। स्वीटनेस इन स्पीच, भाषा में मधुरता, और कीप स्माइलिंग। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें ये समझना होगा कि ये जो पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट की बात है, इसमें जो योगेश्वर कृष्ण ने कहा है कि एक्सीलेंस इज माय गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग बट चॉइस इज योर्स। तो हमारी जो चॉइस है वो क्या है, आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी को यदि हम समझने का प्रयास करें तो किसी भी समय पर हमारी जो पर्सनैलिटी है एट टाइम t is the function of n number of choices we make in the past। यानी पिछले दिनों जो भी हमारे चुनाव रहे, जिन जिन चीजों को हमने चुना, उनकी वजह से आज मेरी पर्सनैलिटी बनी है। अगर ये इक्वेशन सही है, मैथमेटिकली अगर आप इस पे विश्वास करते हैं, तो ये इक्वेशन भी सही है कि आने वाले समय में जो मेरी पर्सनैलिटी बनेगी वो मेरी n नंबर ऑफ चॉइसेस जो मैं आज बना रहा हूं, जिन चीजों का मैं चुनाव आज कर रहा हूं, मैं क्या चुनाव कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, मैं क्या चुनाव कर रहा हूं, श्रेयस्कर वर्सेस प्रेयस्कर, जो मुझे प्रिय है उनका चुनाव कर रहा हूं या जो श्रेष्ठ है उनका चुनाव कर रहा हूं। हु आर माई रोल मॉडल्स।
क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, सैकड़ों तरह की चॉइस है मेरे पास। तो उसी उन चुनावों से मेरी पर्सनैलिटी बनती है, और ये जो चुनाव मैं करता हूं ये मेरे दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। और दृष्टिकोण किस पर निर्भर करते हैं? मेरे बिलीफ सिस्टम और मेरे वैल्यू सिस्टम के ऊपर। तो यदि मैं जब तक अपने बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करूंगा उनको, अब क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि मैं कंफर्ट जोन में जी रहा हूं। जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगा, कठिनाइयों का सामना नहीं करूंगा, जूझने की प्रवृत्ति में नहीं आऊंगा, आलस्य और प्रमाद में मेरा जीवन गुजरता जाएगा, तो प्रतिभा जो है वो सुसुप्तावस्था में पड़ी रहेगी। ऑर्डरलीनेस, यस, रिव्यू ऑफ प्लान्स एंड एडेप्टेशन, अपने जो कुछ हमने आज बनाया, यानी कि इसको हम कहते हैं आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। जब हमने अपने जीवन में जो बनाया है, जो इस पे हम चल रहे हैं, उसका शाम को निरंतर ये देखना कि जो हम चले क्या वो हमारे गोल की तरफ था, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है क्या उसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी उस पाथ पर चलने के लिए जो अनुकूल है उसका ही हम संकल्प लेंगे, जो प्रतिकूल है उसकी वर्जना करेंगे, उसको छोड़ देंगे, जिससे कि हम अपने गोल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो सके। सुव्यवस्था ऐसी बना के चलनी है। और लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है ऐसा नेतृत्व करना जो टॉर्च बियरर है, जो आगे चलने के लिए तैयार है, उसे अपनी इफेक्टिवनेस को बनाए रखना है। इफेक्टिवनेस से तात्पर्य क्या है? इफेक्टिवनेस से तात्पर्य है डू द राइट थिंग्स। हम अक्सर लीडरशिप के मामले में ऐसा मान लेते हैं कि डूइंग द थिंग्स राइट इज माय जॉब। नहीं, ये आप मैनेजर नहीं है जो किसी, वो मैनेजर का काम है। आप लीडर हैं, नेतृत्व की क्षमता है आपके अंदर, तो आप डू द राइट थिंग्स, अर्थात नॉट द थिंग्स राइट, यानी आप दूसरे के फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए नहीं बने हैं। प्रतिभावान व्यक्ति कौन है? जो डू द, किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय पर वह हमेशा सही कार्य ही करेगा। तो डू द राइट थिंग्स इज द नेतृत्व क्षमता की बात हम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस के साथ। तो साहसिकता क्या है? तो गुरुदेव लिखते हैं कि टैलेंट इज पर्सनैलिटी इन द राइट प्लेस। पर्सनैलिटी परसोना नहीं है, इसके लिए उपयुक्त संसाधनों के अधिग्रहण की व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसके अलावा उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने, समस्याओं को हल करने और बाधाओं को एक या दूसरे तरीके से दूर करने के लिए पर्याप्त साहस, वीरता और विवेक दिखाने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? देखिए, बाधाओं को दूर करने के लिए दूसरे तरीकों, हम क्या समझते हैं कि जो तरीका मेरे पास है या जो सोच मेरी है या जो मैं सोचता हूं, तो माई वे इज हाईवे, परंतु उसी लक्ष्य को पहुंचने के लिए कुछ दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यदि वो तरीके मेरे लक्ष्य में के पहुंचने में सहायक हैं तो मुझे उनमें परिवर्तन करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव स्वयं लिखते हैं कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। जो ढर्रा चला आ रहा है उस ढर्रे की जिंदगी से थोड़ा सा हटके कुछ नया, अब जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट हो रहा है उसको यदि मैं एडॉप्ट ना करूं, एडेप्ट ना करूं, या उसको मैं पूरी तरह से तिरस्कृत कर दूं, तो आज के जमाने में क्या मैं उस तरीके से अपने लक्ष्य को मैं पहुंच सकता हूं, और अगर पहुंचता हूं तो कितना समय मुझे उसमें लगेगा। तो इन को इसमें देखते हैं आगे कैसे बताते हैं कि प्रतिभा के धनी और प्रतिभावान को और क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। तो शारीरिक बल और मानसिक बल के बारे में, फॉर एनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट सम डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। सो foremost requirement is discipline, अनुशासन। For building muscles, a wrestler or gymnast is required to follow a routine of prescribed exercises along with dietary changes. So शारीरिक बल बढ़ाने के लिए हमें निरंतर
अभ्यास करना होगा और मानसिक बल के लिए साधना करनी होगी। साधना से ही हम सध सकते हैं। साधना क्या है? अपने मन को साधना। तो मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाने के लिए नित्य प्रति साधना करते रहना, यानी कि जो हमने अच्छे वर्चूज उपासना के दौरान उनको ग्रास्प किया है, एडॉप्ट किया है, उनको हमें अपने जीवन में ढालना। साहसिकता और सुव्यवस्था ये दो प्रतिभा संवर्धन के आधार हैं। हर दृष्टि से स्फूर्तिवान और श्रमशील हमारा व्यक्तित्व बने, मनोयोग पूर्वक कार्य में संलग्न हो, अपनी प्रतिष्ठा, वरिष्ठता एवं सफलता, समर्थता की अनुभूति करते रहें। और उसके बाद में ये समझना होगा कि जो भी हमारे पास है चिंतन, चरित्र, व्यवहार में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा की जो भी उच्च स्तरीय स्थिति में हम जी रहे हैं, उसका लाभ हम अकेले ही नहीं उठाते। पारस पत्थर जैसे लोहे को सोना बना देता है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो उच्च स्तरीय चिंतन, चरित्र, व्यवहार का जीवन जी रहा है, जिसकी अटूट आस्था, विश्वास और श्रद्धा उच्च स्तरीय है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के संपर्क में जो भी आएगा, वह व्यक्ति उस प्रक्रिया के अंदर उनको उठाने का कार्य करेगा, उनको उछालने का कार्य करेगा। यानी साधारण से साधारण स्तर के व्यक्ति को भी वह व्यक्ति ऊंचा उठा सकता है। तो क्या आवश्यकता किस चीज की है? साहसिकता और सुव्यवस्था की। अब कौन व्यक्ति साहसिकता और सुव्यवस्था का जो प्रतिपादन है, या जो कौन व्यक्ति इसको दिखा सकता है? आलस्य और प्रमाद, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए जीवन। यदि आलस्य और प्रमाद की स्थिति बनी रहती है तो हमारी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी और हम प्रतिभावान नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात क्या है इसके साथ में? आलस्य, प्रमाद छोड़ने के साथ साथ आशावादी और होप होनी चाहिए, और हर कार्य के अंदर आनंद होना चाहिए, प्लेजर लेना चाहिए। जब तक हम किसी चीज के किसी भी काम के अंदर हम अगर आनंद नहीं उठा रहे हैं, जॉयलेसनेस की स्थिति में उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो कार्य हमारे लिए, वो पैशनेट नहीं है हम उसके लिए। और शायद इसीलिए आज बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है कि इतने सारे वेबिनार्स होते हैं, पूरे महीने में कम से कम 17-18 सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, जिनमें सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की चर्चा की जाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी मेरी समझ से एक वेस्टर्न थॉट हो सकता है, क्योंकि हमारी जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जीवन और कर्म या कार्य एक दूसरे से अलग अलग हैं। जीवन, जो भी कोई जीवन है, जिसके पास भी जो भी व्यक्ति जीवित है, वो बिना कर्म के रह नहीं सकता। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो और अगर हम कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जीवित हैं। तो अगर हम कर्म के अंदर पूरी तरीके से मनोयोग से नहीं जुड़े हुए हैं, उसके अंदर हम आनंद नहीं उठा रहे हैं और उसको पैशनेटली नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, तभी हमको ऐसा लगता है कि आपको वर्क और लाइफ की बैलेंस की बात है। अदरवाइज वर्क में ही जीवन है और जीवन में ही कर्म है। तो इसलिए दोनों के बैलेंस करने की बात भी है अपने आप में दूसरी बात कहलाती है मेरे हिसाब से। तो अब इसका ब्लूप्रिंट क्या है, एक्शन क्या लेना है? अंडरस्टैंडिंग द रूट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमें समझनी होगी। कंसेप्चुअल करेक्शन को, इसको देखना समझना होगा कि ये समाज में, हमारे व्यवहार में, हमारी चिंतन में, हमारी सोच में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। Transformation of concepts, character and behavior of entire human community. Thinking of a viable solution. Set examples before the masses through your talent, character, behavior and success achieved by the, again,
doing the right things. So always adopt a righteous path. Modus operandi क्या है? Augmentation of righteous traits to maintain the ethical equilibrium of the society. Elimination of regressive evil tendencies. Regressive evil tendencies, ऐसी उन मान्यताओं को हमें छोड़ना होगा जो हमें पीछे की तरफ घसीटती हैं। हमारी कोई भी सोच, कोई भी मान्यता यदि हमें पीछे की तरफ घसीटती है या हमें आगे बढ़ने से रोकती है, तो ऐसी मान्यताओं को हमें छोड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम आगे चल पाएंगे, प्रतिभावान बन पाएंगे। अब बात आती है शक्ति की। शक्ति क्या है? शक्ति जो है वो हम एक्वायर कर लेते हैं बाहर से, जैसे हमने शक्ति एक्वायर कर ली एक्सरसाइज करके, शरीर को बलशाली बना लिया। तो हम यहाँ शक्ति की बात 3 तरीके से करते हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, आज अष्टमी का दिन है, तो माँ दुर्गा को हम शक्ति के रूप में ही उनका हम पूजते हैं, उनको हम ध्यान में लाते हैं, शक्ति के रूप में ही उनको जाना जाता है। इच्छा शक्ति क्या है? वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करने की इच्छा, यानी कोई ड्रीम नहीं है, प्रयास करना होगा। इच्छा किस चीज की? इच्छा शक्ति का मतलब क्या है कि हमें एफर्ट्स टू रीच द डिजायर्ड गोल। ज्ञान शक्ति क्या है? द रिक्विजिट नॉलेज एंड स्किल्स टू मैनेज द टास्क, व्यवस्था बुद्धि। और तीसरा क्या है? द एबिलिटी टू पुट इन एफर्ट्स, प्रिजर्विंग मैनर, परसिवियरिंग मैनर, दृढ़ता से प्रयास करने की क्षमता। अब इसको कैसे पूरा किया जाएगा? अब शक्ति के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि शक्ति का यदि दुरुपयोग हो गया तो क्या होगा? तो फिर तो आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवादी के अंदर भी कोई किसी चीज की कमी थोड़ी है, उसके अंदर भी इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है। बस क्या हो रहा है कि वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो रुझान है वो दूसरी तरफ। तो शक्ति की का जो उपयोग है वो सही डायरेक्शन में हो, उत्कृष्टता की तरफ हो। इसके लिए हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए 8 प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम दुर्गा की 8 भुजाओं से प्रतिपादित करते हैं। क्या होती हैं वो 8 शक्तियां? सबसे पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक बल, हेल्दी बॉडी। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो सही खान पान से, युक्त आहार विहार से हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। दूसरी बुद्धि क्या है? दूसरी शक्ति क्या है? इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंड, सशक्त मन। सशक्त मन को गीता में कहा है कि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। तो मन को यदि हम कंट्रोल में कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि यदि हम अपने मन को सेंसेस से, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे बचा लें, इनका असर हमारे मन पर ना हो, यानी मन का असर इंद्रियों पर हो, तो निश्चित रूप से हम सशक्त मन बना सकते हैं और सशक्त मन के प्रतिभाशाली, प्रतिभावान कहला सकते हैं। तीसरी शक्ति की आवश्यकता होती है धन की, अर्थ। यस, इट्स रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी, कुछ भी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में प्रबंधीय कौशल, व्यवस्था बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये भी एक प्रकार की शक्ति हमें चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड नेटवर्किंग, ऑर्गेनाइजेशनल पावर, संगठनात्मक शक्ति, संगठन
संगठनात्मक शक्ति, तो संगठन की शक्ति को भी प्रतिपादित करती है हमारी एक भुजा माँ दुर्गा की। उसके बाद में आती है डिग्निटी एंड फेम, फिर आता है करेज, साहस और शौर्य, और ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग्स, ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। तो ये माँ दुर्गा की 8 शक्तियां हमें इन नवरात्रों में हम सबको मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं मैं। उसके बाद में आता है जो अगला प्रतिभावानों के लिए जो कार्यक्रम है वो है विशिष्टता का सुनियोजन। विशिष्टता के सुनियोजन के लिए आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन किया है उसमें अपनी वो पुस्तक में लिखते हैं कि गलतियां, अपनी गलती ढूंढने और खोजने की आदत किसी में नहीं है। भ्रमों में से सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर आदमी में जो पाया जाता है वो ये है कि दूसरे की दौलत चौगुनी और सौगुनी है और मैं बिल्कुल भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक तो ये भ्रम है, और दूसरा भ्रम क्या है कि दूसरों पर लांछन लगाने की प्रवृत्ति, और तीसरी चीज क्या है, आत्म समीक्षा न कर पाने की प्रवृत्ति। इन तीनों के इस त्रिवेणी संगम से, इस त्रिगुण, इस त्रिदोषों की वजह से क्या होता है कि हम अपनी उत्कृष्टता को खो देते हैं, और उत्कर्ष से सुयोग मिलना अपने हाथ में नहीं होता। जितना प्रयत्न किया है उतना ही कर सकते थे, यह सोचना गलत है, क्योंकि प्रयत्न और भी किया जा सकता है। स्काई इज नॉट द लिमिट। हम इस तरह की बातों को बोलकर क्या करते हैं कि अपनी आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास के अवसरों को गवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती और प्रतिभा संवर्धन में रुकावट आती है। इसके लिए पूज्यवर ने कुछ उपाय बताए हैं, कुछ प्रयोग बताए हैं। यदि हम उन्हें निरंतर नियमित रूप से करते रहें तो हम प्रतिभा संवर्धन कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को उच्च स्तरीय लेवल तक ले जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है ऑटो सजेशन, यानी पॉजिटिव थॉट्स के बीच में रहना। अपने आई एम डिवाइन, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरीके की तो continuous positive thinking and conceptualization of imbibation of qualities of great man in own self begin to draw like attributes from the cosmic energy, generating desired currents of bioenergy within। तो हमें पॉजिटिव थॉट्स के सहारे अपने मन मस्तिष्क में ऑटो सजेशन, स्व संकेत देने हैं कि मैं कौन हूं, मैं उसी परमात्मा का हिस्सा हूं। आई एम हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, लविंग स्पिरिचुअल सोल। आई एम डिवाइन, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। इस चिंतन से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है दर्पण साधना। इस साधना के अंदर एक क्रमबद्धता के साथ में अपने ऊपर ही अपने आप को शीशे के सामने रखकर और हम अपने एक लय के साथ में ध्यान करते हैं, और उस ध्यान के अंदर अपनी आत्म समीक्षा करते हैं, सेल्फ अप्रेजल करते हैं कि क्या आज मैंने जो कार्य किए हैं, आत्मबोध की साधना भी इसी का एक पार्ट है, कि जो क्या वो जिस पथ की तरफ में, जिस लक्ष्य की तरफ में बढ़ रहा था, क्या ये उसके अनुकूल थे या प्रतिकूल थे। तो पुनः वही जो सूत्र है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, इसी लयबद्धता के साथ हम दर्पण साधना को कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रंगीन वातावरण में का ध्यान करना। रंगीन वातावरण का ध्यान क्या है, विबज्योर, यानी कि जो सूर्य के किरणों की 7 रंग हैं, और वो 7 रंग जो हमारे 7
चक्रों के माध्यम से हमें हमारे शरीर में विद्यमान है। मूलाधार चक्र लाल रंग का है, स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का है, उसके बाद नाभि चक्र पीले रंग का है, हृदय चक्र हरे रंग का है, कंठ में नीला है, उसके बाद भ्रुकुटी और सहस्त्रार वायलेट कलर का है। तो ये जो विबज्योर की जो क्वालिटीज हैं, इन रंगों को हम इनका ध्यान करते हुए अपने आप को मेडिटेट करके हम अपने प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणाकर्षण प्राणायाम, जिसका जिक्र गुरुदेव ने के प्राणायाम अनेक पुस्तकों के अंदर आता है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो श्वेत बादलों के रूप में विद्यमान है, और वो प्राण को मैं अपनी नासिका के छिद्रों से श्वास के द्वारा अंदर ले रहा हूं, और वे प्राण मेरे शरीर में जाकर मुझे तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बना रहे हैं, और मेरी जो बायो एनर्जी है उसको हायर गोल्स की तरफ ऊर्ध्व गति से उसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बाईं नासिका को दबाकर दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर खींचते हैं और उस श्वास को नाभि चक्र तक ले जाते हैं, सूर्य चक्र तक ले जाते हैं, जहां पर पीले रंग का पीत वर्ण 10 पंखुड़ियों का चक्र, उसको हम विकसित करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, और सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे मन में, मेरे बुद्धि में जो कषाय कल्मश, जो लेग पैफ क्या होता है, जो षड रिपु यानी कि 6 प्रकार के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, मोह मात्सर्य जो भरे हुए हैं, उनको सबको हटाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद दाहिने नासिका छिद्र को बंद के बाईं नासिका छिद्र से सांस को बाहर छोड़ते हुए ये प्रार्थना की जाती है कि अब जो ये षड रिपु जो हम हट गए हैं वो इस नासिका से बाहर निकल रहे हैं, और अब मैं इनको कभी दोबारा पुनः ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम। उसके बाद नाद योग साधना। नाद योग साधना जो पूज्यवर ने हम बताई हुई है, जो हम करते हैं, उसके अंदर हम शिव के डमरू और कृष्ण की बांसुरी के स्वर को, एक जो उनके म्यूजिकल नोट्स हैं, उनको हम उनकी वेव्स को पे ध्यान लगाते हैं। तो नाद योग की साधना में बताया जाता है कि जो म्यूजिकल नोट्स ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, they produce the characteristic waves which leave distinct imprints on human psyche. मनुष्य के मन पर, मनुष्य के मन के ऊपर एक विशेष छाप छोड़ते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो ये जो नॉइज है, ये जो टंकार है, झंकार है उस म्यूजिक की, वो हमें हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंस इन व्यक्तित्व की उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। उसके बाद में आता है प्रयाश्चित। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है कि व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है। इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रयाश्चित किया जाए। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कोई सत्कर्म किए जाएं। किस दोष के बदले क्या प्रयाश्चित करें, इसके लिए किसी महान आत्मा के संपर्क में, गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों के संपर्क में, उनके सामने कन्फेशन करके हम ये बात, अपनी पूरी बात को उनके सामने रखकर पूर्ण समर्पण भाव से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि अब इस में मैं क्या करूं। तो इससे क्या होता है कि इससे हम खुद अपने आप को हल्कापन महसूस करते हैं और निश्चित रूप से हमें एक दिशा मिलती है कि हम अपने आप को इन सब चीजों से, ये जो लेग पैफ की जो हम बात कर रहे थे, षड रिपु की जो बात कर रहे थे, इनसे बाहर निकल के हम आगे की दिशा में, अच्छी दिशा में बढ़ सकते हैं। और
गुरुदेव ने और 3 मेथड और बताए हैं आगे। इसमें से एक मैग्नेटिक कांटेक्ट है, जो चुंबकीय आकर्षक व्यक्तित्व हैं उनके संपर्क में रहना, और जिनके प्राण शक्ति बहुत उच्च है जैसे गुरुदेव, उनके उनके संपर्क में रहना, और पार्ट टेकिंग प्रिपरेशंस ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एंड हर्बल मेडिसिन, इनका प्रयोग करना। जैसे कहते हैं कि भाई आप जो है अंकुरित अनाज का जो हम भोजन करें, उसको सेवन करें तो शारीरिक शक्ति बढ़ती है। और क्योंकि आत्मा शरीर से ही अपने सारे मंतव्य पूरे करती है, तो शरीर का बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये क्रांति है मित्रों, अपने विचारों के अंदर एक हमें लानी होगी अपने आप को प्रतिभावान बनाने के लिए। ओनली talented people can shoulder the responsibility of big assignments। महामानव बनने की जो प्रक्रिया, जैसे मैंने शुरू में बताया था, it is these people who will be made use of in smoothing the incongruities of social fabric and structuring a bright future for mankind during this juncture of the centuries। और महाकाल की पुकार, the seeds of all soul level revolutions originate from the minds of illuminated thinkers and seers. Their inspiring literature spreads like a wildfire to other receptive minds. The process continues as a ripple effect and spreads globally. The sparks join together and transform themselves into all-encompassing effulgent light, chasing all that is impure, obscure, wicked, divisive, in one word, evil। आचार्य श्री राम शब्द। ईश्वर करे कि आपका टैलेंट, एनेबलिंग टैलेंट, आपकी सभी प्रकार की डिसेबिलिटी के बावजूद भी फ्लरिश करे। गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम अपनी सारी कमियों के बावजूद भी अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का निरंतर प्रयत्न करते रहें और प्रतिभावान बने। मैं आभारी हूं आप सभी के ध्यान से सुनने के लिए, और यदि कोई प्रश्न है तो उनके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री मनोज शर्मा जी। आज आपने प्रतिभा परिष्कार की युग की मांग ली। ये परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है जो 2 पार्ट में है। अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और उसके बाद फिर 2 शब्द आदरणीय नैब साहब बोलेंगे। आज का जो विषय था प्रतिभा का परिष्कार, युग की मांग। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये हर युग की मांग रही है। प्रतिभा का परिष्कार तो निरंतर होता रहता है और होना चाहिए। पहले भी प्रतिभाएं रही हैं, उनमें परिष्कार हुआ है युग की मांग के अनुसार। और कहीं ना कहीं हमें लगता है हम भटके हैं। जहां हम भटके हैं वहीं पर ये हुआ कि उसको अब हमारा युग क्या मांग रहा है। अब हमारा जो आज जैसे शुरू में डिस्कशन हो रहा था, मनोज शर्मा जी ने ही कहा, एक तो आज बहुत दिन में कहूँगा उनका स्वागत है, बहुत दिनों बाद आज आए वो, और बड़े सदे हुए अपने अंदाज में जैसे वो बात करते हैं, टू द पॉइंट उन्होंने की। और गुरु जी के पुस्तक से उन्होंने सारे विचार लिए, सारे उन्होंने वहीं से उदाहरण लिए, सब कुछ उन्होंने वहां से लेके उसका एक बढ़िया सा पावर पॉइंट बनाया। जो जो जरूरी चीजें थी वो सब उन्होंने निकाल के, जैसे कहते हैं ना, 56 112 पेज की पुस्तक को उन्होंने 12 से या 20-22 पन्ने के बीच किताब में ला दिया। अब इसके बाद भी हम कहें कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो तो वाकई में हम लोग के ऊपर लेवल पे बहुत बड़ा आलस्य होगा। नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ लिए हैं। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की। जी नहीं, वो बात खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ गए, उस बच्चों वाली बात से हम बहुत आगे बढ़ गए। अब हम लोग मैं जो कह रहा था
कि उन्होंने उस चीज को इतने अच्छे ढंग से, जो भी मेन चीज थी कि किस तरीके से, और उसके बाद उन्होंने जैसे एक शिक्षक की भांति उस चीज को समझाया। पहले पढ़ा उन्होंने गुरुजी के आदेश को, उनके बातों को, उनके विचारों को। और गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं युग का हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, युग सुधरेगा। हमको तो सुधरना ही है, और शुरुआत हम लोग से अपने आप से होनी चाहिए। अगर हमको प्रतिभा का परिष्कार करना है, और ये सब कुछ हमारे अंदर है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, तो सबसे पहले हमें खुद सुधरना होगा। खुद सुधरेंगे तभी हम दूसरे को सुधरने के लिए एक प्रेरणा दे सकते हैं। हमको खुद उदाहरण बनना पड़ेगा, ये है। और आज आपने एक बहुत सुंदर विषय, मैं तो विषय के लिए कहूंगा कि आज का विषय आपका चयन जो था बड़ा ही सामयिक था और बहुत जरूरी था। आपके इस विषय के चयन के लिए आपको बहुत बहुत कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हमारे पूरे जूम के सभी मेंबर्स को। आज के आपके उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय साहब, धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अकेले आए थे, अकेले आए थे, अकेले जाना। ना धन न दौलत, न रुतबा संज्ञाना, कर्म अपने और भक्ति मेरे साथ जाएगी। कर्म अपने और भक्ति मेरे साथ जाएगी। प्रभु तेरी मेहर ही मेरे काम आएगा। प्रभु तेरा मेहर ही मेरे काम आएगा। रिश्ता तभी तक रिश्ता रहता है जब तक रिश्ते में विश्वास और सम्मान बचे हुए रहते हैं। रिश्ता तभी तक रिश्ता रहता है जब तक रिश्ता। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे